हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लेकर आए हैं? आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं। क्लास 9th के बच्चे अब वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप 8th में थे तो क्वेश्चंस के फॉर्मेट लगभग एक से रहते होंगे, मल्टीपल भी आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको हर चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपका पैटर्न जो आपका दिया गया है क्लास 9th का, उसमें इस चीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। तो उनकी जो बुक चलती है क्षितिज भाग 1, ठीक है। तो क्षितिज भाग 1 की अगर हम बात करें, सिर्फ पर्टिकुलर इस बुक की बात करें, वैसे तो आपके पास एक बुक और है, वो है कृतिका भाग 1। तो क्षितिज भाग की अगर हम बात करते हैं बुक की, तो उसमें हमने सबसे पहले आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्लस एक डीपीपी दिया, ताकि आप चैप्टर समझ जाइए, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। और फिर मैंने आपको प्रैक्टिस करके तौर पे एक पेपर दिया, ताकि आप देखो कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, किस हिसाब से आप उसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आप सभी ने किया होगा। फिर उसके बाद हमने क्या कराया, हमने इसी बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दिए, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ ये एक ऐसी बुक है, यानी कि क्षितिज भाग एक ऐसी बुक है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ इसी बुक से आने हैं। यानी कि इसके जो आपके 13 अध्याय दिए गए हैं, इन 13 अध्यायों में से ही आपके पास सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न आने थे, तो वो भी मैंने करा दिए। अब मैंने जो शुरू कराए हैं वो है वर्णनात्मक प्रश्नों की जो है एक श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं हर चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन। भाई कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि बहुत लेंदी होते हैं, तो उसमें 25 या 30 के आसपास क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जितने मैक्सिमम बन सकते हैं मैं लेकर आ जाती हूँ। तो और कुछ चैप्टर होते हैं कि थोड़े छोटे होते हैं, तो उसमें थोड़ा 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने अभी तक अपने 2 अध्याय वर्णनात्मक प्रश्नों के कर लिए हैं, जिनमें पहला हमारा अध्याय था 2 बैलों की कथा, जिसमें करीबन 25 प्रश्न किए। उसके बाद दूसरा चैप्टर था लहासा की ओर, जिसमें हमने 25 प्रश्नों को किया। आज हम करने के लिए जा रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब ये एक ऐसा अध्याय, ये एक, मैं इसको बोलूँगी कि एक निबंध के तौर पे आपके सामने पाठ प्रस्तुत किया गया था। निबंध था ना, कि उपभोक्तावाद क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी क्या मान्यता है इस चीज़ के बारे में, यही सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी थी। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम इसी पर आधारित आपके पास 20 क्वेश्चंस लेकर आए, ठीक है। वर्णनात्मक है भाई, अगर आपने चैप्टर समझा हुआ है तो ये इनफ है कि आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक उसे कवर अप कर लेगा। और अगर आपने अभी भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूँगी सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 9th हिंदी कोर्स से क्षितिज भाग 1 गद्य खंड। अब उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर नंबर 3। आप सभी को पता है आपकी बुक कहाँ से शुरू हो रही है, गद्य खंड से शुरू हो रही है। उसके बाद काव्य खंड आएगा, तो काव्य खंड में भी हम आपको प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो ये हम जो वर्णनात्मक प्रश्न ला रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इनमें वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, उनको तो हम लेकर आए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर में, इसलिए तो अगर आप इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस भी आप अगर रेडी कर लेते हो, तो एक तरीके से आपने चैप्टर पूरा रेडी कर लिया। अगर क्वेश्चंस कुछ घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर लिखने के लिए आप केपेबल रहोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला, अब देखिए एक चीज़ और हाँ बता दूँ, मैंने वैसे आपको फर्स्ट जो हमने वीडियो 2 बैलों की कथा किया था, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि कितने कितने मार्क्स के कितने कितने के क्वेश्चंस करने हैं, उनकी वर्ड लिमिट क्या है, सारी चीज़ें बताई थी। क्षितिज बुक से आने वाले जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, क्षितिज बुक की अगर हम बात करें, तो वर्णनात्मक प्रश्न इस बुक से आने वाले जितने भी रहेंगे, ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 2 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। और दूसरी चीज़, इनकी वर्ड लिमिट रहेगी, यानी कि इनके आंसर आप 25 to 30 वर्ड्स के अंदर ही इनके आंसर्स को लिखोगे, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर हम प्रिपेयर करने की बात करते हैं कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर कर रहे हो या दिमाग में सोच रहे हो, तो ये
फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। कहने का मतलब जो हमने वर्ड लिमिट 25 to 30 की लगाई है, जब कभी भी आप प्रिपेयर करो उसे बियॉन्ड 10 वर्ड्स ज़्यादा याद करना। यानी कि अगर 30 वर्ड्स बोला है तो 40 वर्ड्स के आंसर को लर्न करोगे, क्योंकि लिखते समय बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वो ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उपभोक्तावाद की संस्कृति में उत्पादक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले समझिए उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, समझा चुकी हूँ। इसमें उत्पादक कौन होता है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है। जैसे कि कंपनी है, कोई कंपनी अगर साबुन बना रही है, परफ्यूम बना रही है, पाउडर बना रही है, क्रीम बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो अगर वो चाहती है कि जो आपका उपभोक्ता है वो आकर्षित हो आपके प्रोडक्ट की तरफ, उसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि उसे तो पब्लिसिटी करनी पड़ती है। पब्लिसिटी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है विज्ञापन। वो विज्ञापन के थ्रू करता है, पहली चीज़ तो ये रहती है। अब विज्ञापन में भी ईमानदारी नहीं बरती जाती है। आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ हैं आप वो तो बताते हो, लेकिन उससे ज़्यादा क्वालिटीज़ बता देते हो जो शायद सही नहीं होती। ठीक है, एक ये चीज़ मतलब सबसे अच्छा तरीका है कि आप इतना बढ़िया विज्ञापन तैयार करो कि उपभोक्ता अपने आप ही खिंचा हुआ चला आए। देखिए क्या है, उपभोक्तावादी समाज में उत्पादक लोगों को अपने अपने उत्पाद की तरफ आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय अपनाता है। ठीक है, उत्पादक आपको समझ में आ गया। उपभोक्ता कौन है, हम सामान का इस्तेमाल करते हैं, हम उपभोक्ता हैं। जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है वो उत्पादक है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो उत्पाद है। ठीक है, जिनमें प्रमुख हैं विभिन्न माध्यमों से उत्पाद का विज्ञापन। अब विभिन्न माध्यम कौन कौन से, आजकल तो माध्यम बहुत ज़्यादा हैं। आप पेपर न्यूज़पेपर हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टीवी है, और आपका ये इंटरनेट है, बहुत सारे माध्यम हैं। उत्पाद की सच्ची झूठी कई विशेषताओं का प्रलोभन देते हैं। तो अब उसमें जो कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ बताते हैं जो एक्चुअल में हैं भी नहीं, कभी कभी तो होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर उत्पाद बेकार होता है, बहुत सारे उत्पाद जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, उनमें क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो चीज़ सच्ची नहीं भी होती है उसको भी वो बोल देते हैं कि नहीं आप ये इसमें ये चीज़ क्वालिटी है। अब जैसे बहुत सारे आप लोग शैम्पू देखते होंगे कि भाई जो बाल हैं वो झड़ना कम हो जाते हैं और पुराने बाल जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और बाल घने हो जाते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है कोई शैम्पू ऐसा होता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इतने दिनों से मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा एक शैम्पू मिला है जो मेरे बालों को झड़ना रोक दे और जो है क्या कहते हैं आपके बालों को दुगनी गति से बढ़ा दे और जो बाल कम हो चुके हैं उनको बढ़ा दे। इट्स नॉट पॉसिबल। ना ऐसा कोई ऑयल होता है ना कुछ। हाँ, आपका खान पान काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि भाई इतनी इतनी चीज़ें होती हैं। आकर्षक पैकिंग होती है। अब जो उसकी रैपिंग होती है उस पर, अब देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे आप बहुत पहले जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिरिल के लिए आप इंटरनेट पे सर्च करना। लिरिल है, संथॉल है, लाइफ बॉय है, ये बहुत पुराने साबुन हैं। यानी कि जब ये साबुन का ट्रेंड शुरू हुआ था तो उनके इनिशियल स्टेज पे ये थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक लक्स करके आया, फिर आगे तो आजकल तो बहुत सारे लक्स पियर्स बहुत सारे हो गए। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो सिंथॉल, लिरिल, लाइफ बॉय, फिर उसके बाद जो आए वो थे लक्स और पियर्स। अब तो बहुत सारे हैं। तो आप इनकी पैकेजिंग देखोगे, ये कुछ सालों में अपने ऊपर की रैपिंग को बदलते रहते हैं। एक तो नयापन हो जाता है, दूसरी चीज़ है वो जितनी आकर्षक होगी व्यक्ति उतना, जैसे मान लीजिए हम लोग मॉल जाते हैं, मॉल में सारा प्रोडक्ट सजा रखा है, उसमें जो सबसे आकर्षक दिखने वाली चीज़ होती है, हमारा आकर्षण उसी की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो वही चीज़ होती है, हम उसकी तरफ भागते हैं। तो रैपिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कर्णप्रिय स्लोगन तथा भ्रामक छूट योजनाएं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्लोगन जो देंगे वो इतना ज़्यादा आकर्षक होगा कि हम अरे वाह क्या बात है, हम जो है विज्ञापन की तरफ आकर्षित होते हैं। ये एक पहली चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ डिस्काउंट, या अगर कोई चीज़ साथ में फ्री दे रही हो। आजकल तो क्या कहते हैं, 2 साबुन खरीदिए 1 साबुन फ्री। ठीक है, ये चलता है ना, वो 3 का पैक आता है, कॉस्ट आपसे 2 की ले रहा है लेकिन आपको 1 साबुन फ्री दे रहा है। ठीक है ना, ये करता है।
तो ये भी एक आपका पब्लिसिटी का तरीका है ताकि लोग इस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हों। देखिए, वैसे ये क्वेश्चन 25 टू 30 वर्ड्स का था, लेकिन इससे कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन और बनते हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये पूछा कि आकर्षित करने के क्या क्या तरीके हैं। हमने आपको बता दिया आकर्षित करने के तरीके। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। जैसे पहली चीज़ है, आप बोलेंगे कि उपभोक्तावाद संस्कृति में उत्पाद को प्रचारित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंपल ये है ना, विभिन्न माध्यमों का, संचार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कम से कम 4 माध्यमों में आप अलग अलग तरीके से 4 अलग अलग माध्यमों में विज्ञापन के तरीकों को बताइए। सिंपल एक तरीका ये है, अगर एक ही क्वेश्चन आ सकता है। अब रेडियो में अगर विज्ञापन किया जाएगा तो अलग तरीके से होगा, पत्रिका में अगर किया जाएगा, पत्र या पत्रिका यानी समाचार पत्र मैगजीन्स में अगर विज्ञापन किया जाएगा तो उसका तरीका अलग होगा, अगर टेलीविजन में होगा तो उसका तरीका अलग होगा। क्योंकि देखिए रेडियो में क्या है, हमें सिर्फ सुनाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं आपके न्यूज़पेपर में तो वो सारी चीज़ें हमें सिर्फ बनी हुई दिखाई दे रही हैं। आप अगर बात करेंगे क्या कहते हैं टेलीविज़न की, तो यहाँ पर वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें होंगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेट, तो इंटरनेट में इसके का तरीका लगभग वैसा रहता है जैसे टीवी में रहता है। समझ में आया ना? तो ये 4 अलग अलग तरीके हैं विज्ञापनों के। फिर उसके बाद आ जाते हैं नई चीज़ें, उत्पाद को लेकर फैलाई जाने वाली झूठी सच्चे विज्ञापनों की लिस्ट बनाइए, एक ये हो सकता है। फिर क्या है, आकर्षक पैकिंग किस प्रकार से उत्पाद को ज़्यादा कर सकती है, उत्पाद के उत्पादन पर फर्क डाल सकती है। ठीक है ना, कि मतलब प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे किस तरीके से इफेक्ट डालेगी। अब जाहिर सी बात है आकर्षक पैकिंग होगी तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इस तरीके से उत्पादन बढ़ेगा। सिंपल सी एक चीज़ है ना। तो वही मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन है, लेकिन उस एक क्वेश्चन को मैंने आपको इसीलिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया कि मान लीजिए अगर इनमें से भी क्वेश्चंस बनता है तो आप आसानी से कर सको। नेक्स्ट आते हैं, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। अब हमने क्या देखा कि उपभोक्तावाद संस्कृति में ज़्यादातर हम लोग जो है ना प्रोडक्ट किससे खरीदते हैं, विज्ञापन को देखकर। क्या चीज़ हमें दिखाई जा रही है हम उसकी तरफ ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बनिस्बत हम ये नहीं देखते कि इसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मैगी है, टॉप रामेन है, ये सारी चीज़ों के प्रति व्यक्ति पूरी तरीके से आकर्षित है। अब नया नया आ गया, आटा नूडल्स आ गया, फिर उसमें न्यूट्रिशंस हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर पकाकर उसको प्रिजर्व किया जा रहा है प्रोडक्ट को, तो उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता। आप खुद सोचो, वो नूडल्स पके हुए हैं, पका के उसको सुखा के कंप्रेस किया गया है, फिर वो जो पाउच आ रहा है टेस्ट मेकर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सारी सब्जियां हैं, उन सब्जियों को बॉयल करके सुखा के उसके अंदर डाला गया है, देखिए मसाला। और इस प्रोडक्ट की आप ड्यूरेबिलिटी देखोगे 1 साल तक की रहेगी, 6 महीने से 1 साल तक की ड्यूरेबिलिटी रहती है। अब सोचो कि उस चीज़ों को करने के बाद इसमें कितनी मात्रा में आपका प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया गया होगा। तो हमने ये देखा कि भाई इसमें वो विज्ञापन में ये दिखा रहा है कि इसमें न्यूट्रिशंस है, आटा नूडल्स है, मैदा नहीं है, ये है फलाना ढिमाका, लेकिन एक्चुअल में वो क्या चीज़ है वो तो अपने प्रोडक्ट के बारे में शो नहीं करेगा ना, करेगा नहीं करेगा। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि सारी चीज़ें हमें हमेशा ये देखनी, हम ये सिर्फ खाने वाली चीज़ों की बात नहीं कर रहे, हम इवन जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, तेल हो, किसी भी कंपनी का आप ले लो, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़ायदेमंद है कि नहीं। हम अक्सर क्या करते हैं, हमने विज्ञापन देखा, विज्ञापन देखने के बाद हम उसके प्रति आकर्षित हुए और उसको ले लिया, हमने यही करते हैं ना। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। दिखावे की संस्कृति हमारी सामाजिक एकता को खंडित कर रही है। ठीक है, अब ये एक हमने तो अभी ये प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, हमने क्या बात करी, विज्ञापन में जो चीज़ दिखाई जा रही है हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब उसी को हम अगर दूसरे वे में देखें तो एक वे और है हमारे पास। दूसरा वे क्या है,
कि मान लीजिए एक कॉलोनी है, उसमें 2 लोग रह रहे हैं, कोई भी 2 लोग को ले लीजिए। एक के घर में टीवी आया, 60 इंचेस का टीवी आया। मेरे यहाँ भी कल तक 60 इंचेस का टीवी आ जाना चाहिए। उसने कार ली, मेरे यहाँ भी कार आनी चाहिए। उसका बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे यहाँ भी उससे बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये होती है प्रतिस्पर्धा। दिखावे के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी डेवलप करती है, जिससे समाज में जो सामाजिक एकता होती है वो नहीं रह जाती है। क्योंकि हम जितना शो कर रहे हैं, दूसरा उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है, फिर आपसी सद्भाव नहीं रह जाता। ठीक है, इस संस्कृति के फलस्वरूप हम दिग्भ्रमित होकर आधुनिकता की चकाचौंध में इस तरह फंस गए हैं कि जहां से वापसी के मार्ग असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। हम क्या हैं, हम अपना रास्ता भटक गए। अब देखिए, कोई भी किसी भी परिवार की इनकम पे ही उसका घर चलता है। अब मान लीजिए बगल वाले परिवार की इनकम ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कमा रहा है, तो उसका रहन सहन सारी चीज़ें उस हिसाब से हैं। ठीक है, और वो शो भी कर रहा है। लेकिन हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारी सैलरी लिमिटेड है, हमको उतने में घर चलाना है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा फोकस होना चाहिए फ्यूचर की बचत पर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दिखावे के चक्कर में वो सारी जमा पूंजी अभी की अभी खर्च कर दे रहे हैं। तो हम दिग्भ्रमित हुए कि नहीं हुए? हुए ना। आज की संस्कृति के अनुसार सर्वाधिक सुख अधिकतम उपभोग में है। यानी कि सबसे ज्यादा सुख हमें किस चीज में? ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। आप चाहे प्रतिष्ठित हो या नहीं हो, पर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना प्रत्येक मानव की मनोवृत्ति बन चुकी है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए ब्रांडेड कपड़ों के लिए पैसा नहीं हो, ब्रांडेड चीजें, बड़े बड़े होटल्स में खाना जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हो, लेकिन हम दिखावे के पीछे इतना मरे रहते हैं कि हम उधार लेकर भी ये काम करने के लिए आतुर हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। उन्होंने वही चीज़ बताई कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में प्रत्येक मानव की मनोवृत्ति हो। हमारा एक मेंटल स्टेटस ये हो गया है कि नहीं, हमारे पास हो चाहे ना हो, हमें इतना दिखना है। तो इस पर एक बड़ा अच्छा मुहावरा आता है ना, खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ठीक है, सुना है ना ये मुहावरा? तो ये वही आजकल की टेंडेंसी लोगों के अंदर हो गई है। प्राचीन समय में धर्म, कर्म और मोक्ष को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले लोग आज चमक दमक और आकर्षक वस्तुओं के मुंह में फंस गए हैं। तो हम क्या हैं, हम दिखाना चाहते हैं, हमारे पास उतना हो चाहे ना होता, हम वो दिखाना चाह रहे हैं। दूसरा अगर कोई है तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद उसको करना चाह रहे हैं, जिससे जो है एक समाज में एक अराजकता, एक जो है ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैल रही हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? सांस्कृतिक का मतलब तो आपको समझा चुकी हूँ। अस्मिता का मतलब क्या होता है कि हमारी इज्जत, ठीक है, हमारी पहचान जिसको हम बोलते हैं। अस्मिता से तात्पर्य पहचान, अर्थात हम भारतीयों की अपनी सांस्कृतिक पहचान है। समझ में आया? हमारी संस्कृति आप देख लीजिए, विश्व में जितने भी देश हैं उनमें भारतीय संस्कृति बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारा मानना, सोचना, सारी चीज़ें वैज्ञानिकों ने जिसे अभी करीबन 100-200 साल पहले खोजे हैं, अगर हम अपने वेदों और पुराणों में चले जाएं, वो आज से हज़ारों साल पहले चीज़ें खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, जिन लोगों ने कहा कि भाई ग्रह इतने होते हैं, आप हमारे वेदों पुराणों में आ जाइए, हमारे ऋषियों ने ना जाने इस चीज़ को कितने पहले खोज कर रख दिया, रखा कि नहीं रखा। तो वही चीज़ बता रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक पहचान, समझ में आया, जिसका निर्माण हमारी विभिन्न संस्कृतियों के योग से हुआ है। इस मिश्रित सांस्कृतिक रूप को ही साहित्य में सांस्कृतिक अस्मिता कहा गया है। तो ध्यान रखिए, हम अगर थोड़ा सा पहले जाएं, थोड़ा पहले आप जाइए, भारत में भारतीय संस्कृति पूरी थी। जैसे जैसे बाहर के लोग आए, हमारी संस्कृति में और संस्कृतियों का विलय होता गया। अब ये हम कहेंगे कि हमारी ये संस्कृति कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे धर्मों को, संस्कृतियों को आपस में मिलाती गई और धीरे धीरे यही हमारी पहचान बनती जा रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, हम बाहरी संस्कृतियों को अपना तो रहे हैं, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाई हमारी अपनी पहचान क्या है। नेक्स्ट आते हैं, छद्म आधुनिकता से क्या अभिप्राय? छद्म का मतलब क्या होता है? छलावा, जो एक्चुअल में नहीं होता, जो दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम जादू बोलते हैं, जो दिख रहा है पर एक्चुअल में होता नहीं है,
वो छद्म, ये दिखावे की आधुनिकता जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं ना हम बहुत आधुनिक हो गए हैं। आधुनिकता का तात्पर्य हमारे विचार और व्यवहार दोनों से है। हम क्या सोच रहे हैं और कैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं। तर्कशीलता के पैमाने पर आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता को स्वीकारना आधुनिकता है। अब देखिए हम लोग के लिए आजकल आधुनिकता क्या है, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लेना। आज हमारी आधुनिकता ये है, क्या कहती है हमारी आधुनिकता, ये कहती है कि भाई पश्चिम देशों में लोग ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रहेंगे, वो ऐसे खाते हैं हम वैसे खाएंगे, वो लोग अपने माँ बाप से अलग रहते हैं। आजकल हमारे यहाँ देखिए ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा चल गई है, ठीक है। लेकिन सही मायने में आधुनिकता क्या है आप ये बताइए। कोई भी अगर टॉपिक आपके सामने रखा जा रहा है, सपोज मान लीजिए हम पाश्चात्य देशों की को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं आजकल, ठीक है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, बस वहाँ जैसा हो रहा है हमको यहाँ पे भी वैसा करना है। धीरे धीरे हमारे यहाँ आधुनिकता आ रही है ना, लेकिन क्या ये आधुनिकता है? आप कोई भी विचार को लीजिए, उसको सोचिए और उसमें तर्क रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि तर्क रखना। उन्होंने क्या बोला, आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता को स्वीकारना तर्कशीलता के पैमाने पर। तर्कशीलता का मतलब क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक रखा गया, इसको करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या होगा अगर हम इसको अपनाते हैं। सपोज जैसे हमने कहा कि ना आजकल जो जैसे फ्रीज़र प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, लाइए फ्रीज़र में रख लीजिए और उनका इस्तेमाल करिए, ठीक है। अमेरिका में बहुत चलता है ये चीज़। अमेरिका में लोग क्या करते हैं, संडे है, संडे को एक दिन ग्रेवी बनाई और उस ग्रेवी को क्यूब्स में जमा के उन्होंने रख दिया और पूरा हफ्ता उसी ग्रेवी को पिघला पिघला के उसमें सब्जियां डाल डाल के काम करते हैं। इवन जो फ्रीज़र प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें घर में लाते हैं और रखते हैं। अब हमने वहाँ पर जाकर देखा, अब यही चीज़ हमने भी अपने यहाँ शुरू कर दी शुरू। अब आप ये देखिए कि ये आधुनिकता, आप इसको आधुनिकता कह रहे हैं पर ये आधुनिकता नहीं है। उन्होंने क्या बोला, आलोचनात्मक दृष्टि से आपने अगर ये फ्रीज़र प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें क्या नुकसान हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज़ प्रिजर्व करी जा रही है तो उसमें मतलब आप ह्यूज क्वांटिटी में आपके पास प्रिजर्वेटिव हैं। जो चीज़ें मान लीजिए अगर कहीं से कच्ची रह गई, उनको प्रिजर्व किया गया तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, ठीक है ना। उनमें जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करे जा रहे हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उसमें प्यूबर्टी जो है वो बहुत अर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर उसके तर्क पे जाओ तो बहुत सारी चीज़ें, तो कोई भी चीज़ अगर आप अपना रहे हो तो उसको निगेटिव पॉइंट से पहले आप देखोगे और फिर उसको अगर निगेटिव पॉइंट देखोगे, अगर आपको लगता है कि इसको स्वीकारना सही है, तब उसके नवीन स्वरूप को स्वीकारना ही आधुनिकता कहलाता है। ये नहीं कि जो आंखें बंद करो ये हो रहा है हमें ये अपनाना है, नहीं। उसमें सबसे पहले आपको नुकसान फायदे बाद में हमें देखने चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने से हमें क्या नुकसान होगा। वही चीज़ उन्होंने बोला, तर्कशीलता के पैमाने पर आलोचनात्मक दृष्टि के साथ, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करिए उसको तर्क के आधार पर करिए। आधुनिकता को जब हम वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार ना कर उसे एक फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो उसका रूप बदल के छद्म आधुनिकता हो जाता है। समझ में आया? अभी तो हमने कहा कि हमने ये प्रोडक्ट चीज़ें ली, अब लेने के बाद हम ये देख रहे हैं कि भाई इससे हमें क्या नुकसान होगा। नुकसान अगर हम उस चीज़ से सेपरेट कर सकते हैं तो हमने सेपरेट कर दिया, फिर उसकी जो अच्छी चीज़ है वो हमने अपना ली, ठीक है। तो ये आधुनिकता कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दें कबीरदास जी के लिए। कबीरदास जी ने के समय में बहुत सारे धर्म थे, उन्होंने किसी एक धर्म को नहीं अपनाया, उन्होंने हर धर्म से अच्छी चीज़ें ली और उसको उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। उसी तरीके से आजकल के समय में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उन सारी चीज़ों में से हमें देखना है कि किस में नुकसान है, उनको हटा दो, जिनमें फ़ायदा है उसे अपना लो, सिंपल चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फैशन के नाम पे वहाँ पे जो चीज़ें जैसी हैं उसे एज इट इज़ अपना रहे हैं। तो ये क्या है, छद्म आधुनिकता है। ये सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है। शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके जाओगे तो आपको ये नुकसानदेह होगा। नेक्स्ट आते हैं, लोगों को लुभाने के लिए उपभोक्तावाद की संस्कृति में क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी मैंने बताया ना, सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको विज्ञापन बताया जा रहा है। अब उस विज्ञापन में भी आपको झूठी सच्ची सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, आधी तक चीज़ें तो झूठी ही रहती हैं। और हम क्या करते हैं, विज्ञापन ऐसा है
तो हम ले लेंगे। जैसे मैंने आपको, जब मैं ये चैप्टर समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा अच्छा सा विज्ञापन मैंने करीबन आज से साल भर पहले देखा। वो था एक कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। आई थिंक कोल्ड ड्रिंक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी है। वो हाँ, पेप्सी का शायद था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। तो जब उसका एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए, मैं ये लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं भाई, मुझे ये ला कर दो, मार्केट में कहीं पे मिलेगा, मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद चूँकि मैं तो उस क्या कहते हैं उसके विज्ञापन से आकर्षित हो गई थी, मैंने तुरंत कहा कि मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे ला कर दो। अब क्या हुआ कि जब उसको देखा उन मेरे हस्बैंड ने कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या नया है। हमने कहा वो बोला है ब्लैक पेप्सी है। तो कहते हैं ब्लैक पेप्सी है, तो कहते पेप्सी तो ब्लैक ही होती है ना, इसमें नया वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पैकेजिंग बदल दी और विज्ञापन बदल दिया, तो तुमको वो लेना है। तब मैंने समझ में आया कि अरे हाँ, पेप्सी तो ब्लैक ही होती है, तो इसमें क्या चीज़ इन्होंने नया किया, सिर्फ नाम रख दिया ब्लैक पेप्सी। मतलब एक चीज़, मतलब ये होता है कि उन्होंने इतना बढ़िया हमको लुभाने के लिए चीज़ सामने क्रिएट कर दी कि हम उसकी तरफ बिना सोचे समझे आकर्षित हो गए, नहीं हमें इसको इस्तेमाल करना है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी ऐसा कर चुकी हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, लोगों को लुभाने के लिए उपभोक्तावाद की संस्कृति में उत्पादों की संख्या दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। समझ में आया? आप क्या करें, पहले एक ही कंपनी की एक प्रोडक्ट आता था, अब उसमें 4 वैरायटी आ रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। विज्ञापनों के द्वारा लोगों में उनके फायदे तथा खूबियों को प्रचारित किया जा रहा है, पब्लिसिटी बहुत अच्छी करी जाती है। विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उत्पादों को जोड़कर लोगों को उत्पादों की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। अच्छा, एक तरीका भी अच्छा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ले आओ और जो है उनसे वो आप विज्ञापन करा लो, तो हमें लगेगा अरे जब ये सेलिब्रिटी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसमें तो बड़ी अच्छी बात होगी, तो चलो हम भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आप बहुत सारे लोग हैं तंबाकू का, गुटखा का, इसका जो है प्रमोशन करते हैं, तो हम कह रहे हैं चाहे जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो उसको करे, तो क्या उसको खाने से कोई फ़ायदा होगा? कभी फ़ायदा नहीं होता। होता है? कभी नहीं होता। हम कह रहे हैं कितनी भी बेकार चीज़ होगी, कितने भी बड़े सेलिब्रिटी से कर लो, फ़ायदा तो होना नहीं है उसमें। तो वही चीज़ है कि लोगों में इस चीज़ का आकर्षण बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करी जाती हैं। संस्कृति की कौन कौन सी नियंत्रण शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं? अब आप बताइए, सबसे चीज हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी संस्कृति है। अब धीरे धीरे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आधुनिकता का मतलब क्या है? पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, बिना सोचे समझे अंधाधुंध हम उनको कॉपी कर रहे हैं। तो इनको कॉपी करने में हमारी संस्कृति कहाँ क्षीण हो गई कि हम इनको कॉपी करने में लग गए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बताना है, संस्कृति की कौन कौन सी नियंत्रक शक्तियाँ क्षीण होती जा रही हैं, कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, जो हमारे ऊपर अभी तक हावी थी, अब नहीं हमारे ऊपर काम कर रही हैं। लोगों के आचरण पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देश, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे ऊपर बहुत तेजी से असर पड़ रहा है। अतः लोग धर्म को पाखंड समझने लगे। अब क्या कह रहे हैं? धर्म को पाखंड। एक्चुअली क्या है ना, धर्म को भी एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना उसको पाखंड समझ लेते हैं। धर्म आस्था का विषय होता है, ठीक है, बिजनेस नहीं होता। मंदिर, पुजारी, सन्यासी आदि स्नेह की दृष्टि से देखे जाते हैं। पुरानी परंपराएं तथा रीति रिवाज संबंधी आस्थाएं खंडित हो चुकी हैं, जो भारतीय संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है सनातन संस्कृति है। अब ये सनातन संस्कृति की जड़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम इस संस्कृति में जिन चीज़ों को मान्यता देते थे उनको अब हम पाखंड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं मंदिर अगर पुजारी है तो ये ज़रूर ना ज़रूर हमको उल्लू बनाकर हमसे लूटेगा। मंदिर है, यहाँ ज़बरदस्ती का पैसा ले रहे, पैसे इकट्ठा करेंगे, फालतू का कुछ काम करेंगे। तो मतलब हमारी आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ जो हो रहा है, उससे धीरे धीरे हमारा इन पर से विश्वास उठ रहा है, जिसकी वजह से हमारी सांस्कृतिक जड़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर होती। क्योंकि जब हम किसी भी वे से अगर हम छल लिए जाते हैं, हमारे साथ गलत हो जाता है, तो उस चीज़ में हम बुराई देखने लगते हैं। ये चीज़ होती है। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें बुरी होती हैं। पहली चीज़ आप समझिएगा कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, और इसमें जो चीज़ें हम धर्म की, मंदिर की, पुजारी की, हम जो कोई भी बात करते हैं,
हम ये नहीं कहते कि 100% सब ही गलत है। हम मान सकते हैं कि 50% गलत है तो 50% ओरिजिनल अच्छे भी होते हैं जो वाकई हमें सही ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां हैं, हमारा धर्म, हमारी पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है? बहुत तेजी से प्रभावित कर, हर चीज को उपभोग कर लेने की संस्कृति, चीजों ने हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में बहुत बदलाव किया है। उपभोक्तावाद ने हमारी संस्कृति को भयानक क्षति पहुंचाई है। ठीक है, एक छोटी मोटी नहीं, भयानक क्षति जिसे बोलते हैं पहुंचाई है। इससे हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हुआ है। अब देखिए क्या है सीमित संसाधन, ये क्या होते हैं? ठीक है, अब आइए अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल सी, तो यहाँ पर जो हम पेड़ की बात कर रहे हैं, नदी हैं, ये सारी चीज़ें संसाधन सीमित हैं, एक लिमिटेड एरिया तक है। अब आप देखिए थोड़ा सा अगर आप पहले जाओ तो नदियाँ साफ़ सुथरी होती थी, पूरे साल बहती थी, लेकिन अब क्या है, नदियाँ नालों में तब्दील हो गई हैं, पतली पतली धाराएं हैं, इतना गंदा पानी आता है। तो ये संसाधन कहीं ना कहीं क्षीण हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं इन पे। हमारा समाज विज्ञापन और प्रचार की अदृश्य शक्तियों के नियंत्रण में आ रहा है। हर चीज़ की पब्लिसिटी, हर चीज़ की पब्लिसिटी, और हम उसके अंदर फंसते जा रहे हैं क्योंकि हम आंख बंद करके उन सारी चीज़ों पर यकीन कर रहे हैं जो आने वाले समय में खतरनाक बन सकता है। विज्ञापनों के प्रभाववश हम वस्तुओं को गुणवत्ता के आधार पर नहीं, फैशन दिखावे की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर खरीद रहे हैं। तो समझ में आया किसी भी प्रोडक्ट में क्या फ़ायदा है, हम इसके बेसिस पे उसे नहीं खरीदते। हम उसको किस बेसिस पे खरीद रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है। ठीक है, वो हम अगर उसको पहनेंगे तो हम कैसे लगेंगे, अब चाहे वो अच्छा हो चाहे ना हो। तो वही चीज़, हमारी सांस्कृतिक विशेषता सादगी, सरलता, शांति तथा सहयोग की भावना कम होती जा रही है। अब ये दिखावे की टेंडेंसी जब हमारे अंदर आती है ना, तो हमारी जो सादगी होती है, हमारी सरलता होती है, शांति और सहयोग, ये सभी ईर्ष्या, द्वेष, अशांति में तब्दील हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ है, हम जहाँ ये फैशन और दिखावे के चक्कर में फंसते हैं ना, हम अंदर से जो है पूरी तरीके से हिल जाते हैं। अरे उसके यहाँ इतना है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, हमें वो लेने के लिए प्रतिस्पर्धा आ गई, जो मन की शांति थी वो कहीं बह गई। उस पड़ोसी के साथ हम जितना मिलजुल कर रहते थे, सहयोग से रहते थे, वो असहयोग में बदल गया। अब उसकी किसी काम में हम मदद ही नहीं करते। हुआ कि नहीं हुआ? होता है ना, यही होता है। हम नैतिक मापदंडों को त्याग कर आत्म केंद्रित बनते जा रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलने की बात भूल चुके हैं। हम सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। हमारे परमार्थ पर हमारा स्वार्थ हावी हो रहा है। इससे हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श जाने कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं। तो समझ में आया, इससे क्या हो रहा है, दूसरों की भलाई करने वाले लोग आज नहीं बचे हैं। हम सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, बाद में हम दूसरों का काम देखते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमें परमार्थ सर्वोपरि बताता है। दूसरों की भलाई पहले, अपना काम बाद में। मतलब दूसरों का आप करो, लेकिन साथ साथ में आपका भी भला होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना भला देख रहे हो, दूसरे का नहीं देख रहे हो। हमारी बिगड़ती दशा का क्या कारण है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हमारी बिगड़ती दशा का क्या कारण है? तो देखिए क्या कह रहे हैं, दिखावे की संस्कृति अपनाने के फलस्वरूप हमारी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हम दिग्भ्रमित हो गए हैं और आधुनिकता की चकाचौंध में इस तरह फंस गए हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है। दिखावे की संस्कृति, अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति महीने का 60,000 70,000 रुपये कमा रहा है आज के समय में, और भाई उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होते होते उसके जो है 40,000, 35 से 40,000 रुपये उसकी बेसिक नीड, उसके घर का राशन, बिजली का बिल, किराया, इन सारे में निकल जाता है। अब उसके पास जो बचा हुआ अमाउंट है, उसमें बच्चे की फ़ीस हो सकती है, उसका इधर भाई मेडिकल खर्चों के लिए बचाना है, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन अब क्या है, वो बचे हुए अमाउंट को दिखावे में खर्च कर देता है। क्या कहता है
कि भाई अब ऐसा है कि चलो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, अब वो भविष्य के लिए उसको सिक्योर कर सकता था उस मनी को, बचे हुए को, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने दिखावे के चक्कर में एक बड़ी गाड़ी ले ली। अब गाड़ी ले लेना एक बार में आसान होता है, लेकिन हर महीने उसे मेंटेन करना एक अलग सरदर्द होता है। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, उसमें पेट्रोल है, मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो ये गाड़ी एक बार में ले लेना पैसे जमा करके अलग बात होती है, लेकिन रेगुलर उसको मेंटेन करना अलग चीज़ होती है। तो वो दिखावे के चक्कर में उसने भविष्य के लिए तो कुछ बचाया ही नहीं, और अपने दरवाजे एक हाथी अलग पाल लिया, जिसके हर महीने का खर्चा एक अलग है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वो दिखावे की संस्कृति के चक्कर में वो दिग्भ्रमित हो गया, उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं करी। कहने को तो वो आधुनिक बन गया, उसके लिविंग और स्टैंडर्ड बढ़ गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, क्या वो भविष्य के लिए सेव कर पाया? नहीं कर पाया। हम अपने जीवन लक्ष्य से भटक गए हैं। आज लोग अधिकाधिक सुख भोगना और अपनी औकात यानी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना ही जीवन का लक्ष्य मानने लगे। तो समझ में आया क्या है? हमारे पास उतना पैसा हो या ना हो, लेकिन हम उसको दिखावे करने के चक्कर में आ गए हैं। कभी हमारे जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हुआ करता था। बात सही है, लोगों के पास पैसा बहुत था, वो अधिकतर काम समय जो है वो किस में बताते थे? भगवान की आस्था में, लोगों की भलाई करने में, इन सारी चीज़ों में बताया करते। लेकिन अब हम जो है, हमारा फोकस अलग हो गया है, पर आज हम ना जाने कहाँ गायब हो चुका है। आज पाश्चात्य सभ्यता की चमक दमक में हम इस तरह खो गए हैं कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना ही हमारा लक्ष्य रह गया। एक पहन लेना कपड़े, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पहले कपड़े नहीं पहनते थे। आप अगर पहले थोड़ा अपना दादा दादी के टाइम पे जाओ ना, और बच्चे भी एक दो नहीं, बहुत सारे 7-8 बच्चे होते थे, एक थान कपड़ा आया, सबका पैंट शर्ट से लेके फ्रॉक तक का सब कुछ बन जाता था। मम्मी की साड़ी, पापा का सफारी सूट, बच्चों के कपड़े बन गए, लड़कियों की फ्रॉक्स बन गई, सब ये सारी चीज़ें होती थी, हो जाता था। वो ज़रूरत थी बदन को ढकना, दिखावा यहाँ कहीं नहीं था। लेकिन आज क्या है, अगर आज 2 बच्चे भी हैं तो उनके कपड़े जो हैं वो इतने महंगे महंगे आएंगे कि हाँ भैया ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ले लो। वो दिखावे के चक्कर में जो है ना, हमारा रहना, खाना, पीना, हर एक चीज़ बदल चुकी है। तो वही चीज़ बताइए कि हमारी दशा अब पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई भी जा रही है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो, आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रतिष्ठा यानी कि अपना मान सम्मान। ठीक है, इसके बहुत तरीके से रूप होते हैं, कुछ हास्यपद भी होते हैं। एक हमने इसी पार्ट में, अब यहाँ पे आंसर क्या है अभी हम आपको बताएंगे। एक हास्यपद था प्रतिष्ठा का कि लोग अपने मरने से पहले ही अपनी कब्र का इंतज़ाम कर लेते हैं। हम मरेंगे तो हमें यहाँ दफनाना, ये संगमरमर लगाना, ये फुलवारी लगाना, इस तरह का खाना होना चाहिए, मरने में इस तरह का डेकोरेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इंसान मरने से पहले ही मरने की तैयारी कर रहा है, तो ये तो हंसी की बात ही हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है। देखिए क्या है, उपर्युक्त पंक्ति में लेखक ने वर्तमान समाज में प्रचलित उपभोक्तावाद समाज की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करी है। मतलब वो हमें बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा के चक्कर में हम कई बार हंसी के पात्र बन जाते हैं। लेखक के मतानुसार उपभोक्तावाद संस्कृति के प्रभाव से हम आज वहां पहुंच गए हैं जहां उचित अनुचित का भेदभाव करना अत्यंत दुरूह कार्य हो गया है। कहने का मतलब है, हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेने की जो एक टेंडेंसी है, उसके चलते हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इस चीज़ का भेद हम भूल चुके हैं। आज इस युग में समाज में प्रतिष्ठा के अनेक प्रतिमान प्रचलित हैं, अनेक प्रतिमान प्रचलित हैं। जो जितना अधिक खर्च कर अपने उपभोग की वस्तुएं खरीदता है, वह उतना ही संपन्न माना जाता है। मतलब आप संपन्न, आप ज़्यादा पैसे वाले तभी हो जितना आप खर्च कर सकते हो, जितनी अच्छी चीज़ें आप खरीद सकते हो। ठीक है, इसी संपन्नता या दिखावे की अंधी दौड़ में कई बार हम ऐसी प्रतिष्ठापरक वस्तुओं को अपना लेते हैं जो अत्यंत हास्यपद होती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को अपना लेते हैं जिसमें हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि मरने से पहले मरने का इंतज़ाम कर लेना, ये हास्यपद ही कहा जाएगा। ठीक है, कभी कभी लोग कपड़े इस तरीके के वेयर कर लेते हैं,
अब आप देखिए, हम लोग क्या होते थे, पहले फटी जीन्स वगैरह फेंक दिया करते थे, लेकिन आजकल वो ट्रेंड में है। आप मॉल में चले जाइए, पूरी बढ़िया सी सिली हुई जो जीन्स होगी वो सस्ती होगी, लेकिन वो जो फटी हुई जीन्स होगी वो बड़ी महंगी होगी, ठीक है ना। तो वो एक हंसी के, मान ली एक हमने अभी कुछ दिन पहले शायद इंस्टाग्राम पे या कहीं पर मैंने देखा था कि जिसमें हमारे यहाँ जो बोरियां आती है ना, बोरी जो ना ब्राउन कलर की बोरियां होती हैं, उस बोरी से ड्रेस बनाई गई थी, और कहीं बाहर थी वो इसलिए क्योंकि उसमें डॉलर में अमाउंट लिखा हुआ था। $36 का वो सिर्फ एक टॉप था। हमारे यहाँ 10 रुपए में मिलने वाली बोरी का $36 में तुमने खाली यहाँ गला और स्लीव काट के एक ड्रेस बना दिया, एक टॉप बना दिया, और नीचे और उसी का एक प्लाजो बना दिया। $36 में खाली टॉप था। आप इमेजिन करो, हमारे यहाँ 10 रुपए में वो बोरी एम ही मिल जाती है, ऐसे ही मिल जाती है। तो ये एक हास्य, मैंने उसको भी देखा तो मैंने काफ़ी देर तक मैं सोचती रही, सोचो क्या मतलब लोग का दिमाग होगा, इसमें कितना प्रॉफिट है, सोचो जरा, है कि नहीं। बस ये है कि वो देखने में अच्छा लग रहा है, अलग चीज है, उन्होंने कर दिया, लोग खरीदते भी होंगे। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम दिखावे की संस्कृति में जीते जा रहे हैं। हम हर एक चीज के उपभोग कर लेने की टेंडेंसी पर टिके हुए हैं। हम आज हर एक चीज का उपभोग कर लेना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब टीवी में हम विज्ञापन देखते हैं, अरे इस तरह, अब जो सिंपल एक बटर ले लो, बटर आता था पहले, एक बटर आता था, आज ना 10-12 तरह के बटर्स का विज्ञापन आता है। अब वो बटर में आप, हम विश्वास नहीं करोगे, उसी विज्ञापन को देखकर मैंने 3 तरह के बटर को खरीद लिया। सिंपल एक बटर इस्तेमाल करती थी, उसमें मैंने देखा, मैंने उस बटर को, और यकीन मानिए उसमें मुझे लगता है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स में मिलाकर थोड़ा ऊपर से हर्ब्स वगैरह डाल दिए तो चेंजेस हो गया, लेकिन बेस में सबके एक ही चीज़ थी, कोई इतना फ़र्क नहीं था। लेकिन जो फिगर था यानी कि प्राइस था, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि हम विज्ञापन की तरह आकर्षित होते हैं। हम का मतलब उसमें मैं भी शामिल होती हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं कि मैं एडवर्टाइजमेंट देख लेती हूँ, नहीं मुझे ये चाहिए, सिंपल सी एक चीज़ है, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, मुझे ये चाहिए। तो वो विज्ञापन की जाल में मैं भी फंसती हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी फंसती हूँ। तो वही चीज़ उनका कि टीवी पे देखा नहीं कि हमें वो चीज़ चाहिए। उपयोगी अनुपयोगियों की बातें अब प्राचीन बातें प्रतीत होती हैं, यानी कि ये चीज़ हमारे लिए है, मतलब हमको ज़रूरत है या नहीं है, ये एक अलग बात है, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे ऊपर हावी है। अब इसके चक्कर में क्या होता है, अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, ये बात तो अलग हो जाती है। हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करके एक बार देखना है। एक दिमाग में ये होता है, भाई सिंपल एक ब्रेड के ऊपर बटर लगाना है तो एक प्लेन बटर से भी काम चल सकता है, लेकिन वो आजकल इतने प्रोडक्ट्स बटर के आ गए हैं जिससे क्या होता है कि नहीं मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरतमंद है या नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अभी हावी क्या है कि मुझे हर एक चीज़ का इस्तेमाल करके देखना है कि ये होती कैसे है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर उपभोक्तावादी संस्कृति हावी है। इसी का प्रभाव है कि हम टीवी पर विज्ञापन देखते ही अभीष्ट वस्तु खरीदने के लिए मचल उठते हैं, जो मैंने अभी बताया। जैसे मैंने कहा ना कि मैं बटर के चक्कर में भी एक बार फंसी कि सिंपल एक हम बटर खाते थे, जब हमने उस बटर में देखा 2 वेरिएशन तो हमने कहा नहीं मुझे ये भी चाहिए, और कोई फ़र्क नहीं था ज़्यादा उसमें, बस हमें विज्ञापन देखा था तो मुझे इस्तेमाल करना था। उपभोक्तावादी संस्कृति में उत्पादक अपने उत्पादों के गुणों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर समृद्धशाली जीवन शैली के साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है। सिंपल सी चीज़ क्या होती है, एक तो उसके क्वालिटीज़ अच्छी बता देगा, और दूसरा ये बताएगा कि ये लोग जो है ना कुछ ज़्यादा ही जो अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे आकर्षण को और बढ़ाता है, जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर तेजी से पड़ता है। हम पर प्रभाव पड़ा, अरे भाई ये इतने बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ज़रूर क्वालिटी होगी, हम ले लेते हैं, ये चीज़ आती है, और हम उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कभी बच्चों तथा कभी प्रियजनों की जिद भी हमें उस संस्कृति की ओर धकेलती है। अगर मान लीजिए हम नहीं भी जाते हैं तो हमारे बच्चे हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो बोलते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी, कि हम जानते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हम, उनके प्यार में, उनकी इज्जत के चक्कर में हमें वो सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं।
भ्रामक छूट योजनाएं तथा प्रसिद्ध व आदर्श व्यक्तियों को उत्पाद के साथ जोड़कर दिखाया जाना भी मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। फिर क्या होता है, बहुत सारी छूट दे देते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत तरह की सेल चलती है, ठीक है। अब जरा सेल के बेस में जाना, मैंने सिंपल सी एक एनालाइज किया, सिंपल सा एक चीज़ किया, एक प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट की एट प्रेजेंट कॉस्ट जो सेल के बाद है, सेल के बाद जो कॉस्ट लग रही है वो, फिर मैंने उसी चीज़ का पता किया एक रिटेल सेंटर पे जहाँ पर वो चीज़ मुझे मिल रही थी। जब मैंने वहाँ पर देखा तो कुछ नहीं, मात्र 1,000 रुपये का फ़र्क था। अब वो 1,000 का फ़र्क भी क्यों आ रहा है इसका जानते हैं? जब प्रोडक्ट हम ऑनलाइन बेचते हैं तो उसकी स्टोर कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है। अब अगर हम उसको अगर किसी स्टोर पे बेचते हैं तो उसकी स्टोर कॉस्ट लगती है। सिंपल सी एक चीज़ होती है, ठीक है। बाकी आपको सारी वही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ क्या है, वो 1,000 या 1,500 या 2,000 रुपये की जो कॉस्टिंग होती है, जो टैक्स रिबेट्स हमें मिलती हैं, वो उसके चक्कर में उन्होंने कहा सेल लगा दी। अब कुछ नहीं है, आप अभी सेल का प्रोडक्ट, आप जो कुछ भी जितना भी अमाउंट देख रहे हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आप उसे एक जगह नोट कर लो। जब सेल हट जाएगी तब उसके प्राइस रेट देखना, फ़र्क आप देखना, ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखाई देगा उसमें। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि हमारे मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें छूट की, जो एक छूट सेल जो चलती है ना, ये हमारा दिमाग में एक बहुत ही अलग असर डालती है। हम भी उस तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं। साधारणतः टीवी पर सामूहिक रूप से देखते हैं। अगर हम 4 आदमी बैठकर टीवी पर किसी विज्ञापन को देख रहे हैं तो वह 4 में से किसी ना किसी को जरूर प्रभावित करेगा। उसी के दबाव में हम इस विज्ञापित वस्तु खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मान लीजिए सिंपल सी एक चीज़ है, मैं टीवी देख रही हूँ, मेरे बच्चे देख रहे हैं और मेरे बड़े भी देख रहे हैं। हम ये 3 जनरेशन बैठकर अगर टीवी देख रहे हैं, उसके बीच में कोई ऐड आया, आप उस ऐड से मैं प्रभावित नहीं हुई तो मेरे बड़े भी प्रभावित नहीं हुए, लेकिन मेरा बच्चा प्रभावित हो जाएगा। दूसरा ऐड आया, मैं प्रभावित नहीं हुई, मेरा बच्चा प्रभावित नहीं हुआ, मेरे बड़े हो जाएंगे। तो क्या होगा, हम उनके मुंह में आकर वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि वो आकर्षित हो गए हैं, तो हम कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, चलो ठीक है कह रहे हैं खरीद लेते हैं, क्या हो गया, है ना। तो एक ये भी रीज़न हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। हमारे हिसाब से तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके विज्ञापन पे हमें नहीं जाना चाहिए, उसमें क्या गुणवत्ता है हमें ये देखनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, खाने पीने की चीज़ों में तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम गुणवत्ता को देखकर ही खरीदें। विद्यार्थी अपनी राय दें। सिंपल, हमने इसमें आप सभी को आपको अपनी अपनी राय देनी है, लेकिन मैं अपने अनुसार बताती हूँ। मेरे अनुसार किसी भी वस्तु को खरीदने का आधार विज्ञापन ना होकर उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं उस पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापित वस्तु हमेशा अच्छी नहीं होती। विज्ञापन में जो दिखाया जाता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें अच्छी ही हों। विज्ञापनों में वस्तुओं को गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मान लीजिए 1% होगी तो वहाँ आपको 10% बढ़ाकर ही चीज़ बताई जाएगी जिसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। विज्ञापनों का एकमात्र उद्देश्य उत्पादों के विक्रय को बढ़ाना होता है, चाहे वह जैसे हो। तो इन विज्ञापनों का काम सिर्फ एक ये होता है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, यानी कि लोग उसको जितना खरीदेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिसने उस प्रोडक्ट विज्ञापन को बनवाया है यानी कि कंपनी ने, उत्पादक ने, उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने वाले का ही फ़ायदा जो है वो केंद्रित होता है विज्ञापन के ज़रिए। विज्ञापन के ज़रिए हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, पहली चीज़ ये ध्यान देना। हम वेरिएशन ऑफ चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ इस चीज़ पे ये भी आ रही है, लेकिन हमेशा उसको कंपेयर करिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है। विज्ञापन उपभोक्ता का हित ना सोचकर उत्पादक के लिए हितकर होता है। विज्ञापन में आप जो खरीदने वाला व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मेरा हित कभी नहीं सोचा जाएगा। हित किसका सोचा जाएगा? जो कंपनी उसको बना रही है, जो उस प्रोडक्ट का मालिक है, उसका हित सोचेगा। वो विज्ञापन हमारा हित, हमारा भला कभी नहीं सोच सकता, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों
और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर भी आपको अपनी राय लिखनी है। अब मैं इसमें एक छोटी सी आपको चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। सिंपल एक चीज़ देखना, दीपावली आज से कुछ साल पहले, हम कुछ साल में हम 10-20 साल पहले की बात कर लो, दीपावली क्या होती थी। हम लोग आजकल ना तरह तरह की लाइटिंग करते हैं, होता है लाइटिंग, पहले नहीं होता था। दिए आते थे, घर में मंदिर में घी के दिए जल गए, पूरे घर में तेल के दिए जल गए, वो होती थी दीपावली, ठीक है। घर में तरह तरह के पकवान बनते थे, बढ़िया पूड़ी सब्जी, ये खस्ता कचौड़ी, ये वो तमाम तरह के पकवान बनते थे। फिर उसके बाद हम एक दूसरे के घर आते जाते थे, उनके घर प्रसाद पहुंचाते थे, ये होता था त्योहारों में, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ये उपभोक्तावाद आया तो इसने हमारे रीति रिवाजों पर कैसे असर डाला। आज हम त्योहार दिखावे के लिए मनाने लगे। सामने वाले के यहाँ ऐसी लाइट लगी ने, मेरे को तो इससे अच्छी लाइट चाहिए, मुझे ये ऐसी लाइट नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छी लाइट चाहिए, ठीक है। अब ये है, उसमें पैसा खर्च करो। पहले तो दिए जलते थे, दिए जलने में क्या, अब हमको पता है कितना खर्चा होना है, हो गया काम। आज लाइट भी जलेगी, दिए भी जलेंगे, पकवानों के नाम से ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, घर में खाना आ जाएगा। घर में हम नहीं बना रहे हैं, सब कुछ खत्म। एक दूसरे के यहाँ मिलने जा रहे हैं तो हम घर में अपने हाथों का बना का प्रसाद लेके जाते थे, लेकिन आज क्या है भैया, सोन पापड़ी के डिब्बे ले आओ, रसगुल्ले के डिब्बे ले आओ, गिफ्ट पैक ले आओ, ये सारे जाकर दे आओ। तो आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे त्योहारों के जो बेस कॉन्सेप्ट्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों के, उस पर आधुनिकता हावी होती चली जा रही है, वो है उपभोक्तावाद, ठीक है। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को अत्यंत गहराई से प्रभावित करती है। त्योहार आते ही सभी विज्ञापन एजेंसियां और उद्योगपति सक्रिय हो जाते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए फेस्टिव सीजन आ गया है, आप सभी को पता है फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इस फेस्टिव सीजन में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, विज्ञापन, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, मतलब न्यूज़पेपर में न्यूज़ तो आप बाद में देखोगे, विज्ञापन पहले 2 पेज में आप भर भर के विज्ञापन देख लो, ठीक है। मैं आज सुबह की बात कर रही हूं, मैंने न्यूज़पेपर उठाया तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे दे पूरा विज्ञापन, सेकंड पेज पलटा तो आधी पेज में खबर है, आधे पेज में विज्ञापन, थर्ड पेज में आ जाइए, थर्ड पेज में भी आधा विज्ञापन है, आधी न्यूज़ है। तो मतलब विज्ञापन से तो न्यूज़पेपर भरा पड़ा है। अब बात हम आ जाए, अगर हम शहर में कहीं बाहर घूमने निकले, होर्डिंग्स देख लीजिए, होर्डिंग्स पे कितनी पब्लिसिटी है, दुकानों को कितना अच्छे से सजाया गया है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वही कह रहे हैं, विज्ञापन एजेंसी और उद्योगपति सबसे पहले सक्रिय होते हैं और त्योहार से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के आकर्षक विज्ञापनों और भ्रामक छूट योजनाओं द्वारा बाजार पर छा जाते हैं। देख लीजिए, आप बाजार में निकलिए, छूट पे छूट, हर चीज की छूट, ये लीजिए 20% छूट, ज्वेलरी लीजिए मेकिंग चार्जेस छूट, वो लीजिए, ये छूट लीजिए, वो छूट, ना जाने कितनी छूट कितनी मिल रही है आपको। भोले भाले उपभोक्ता जब त्योहार मनाने या शादी के लिए विभिन्न वस्तुएं खरीदने बाजार जाते हैं तो वो स्वयं को उस संस्कृति से बचा नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है, हम जब बाजार में इंटर कर रहे हैं तो हम इन सारी चीज़ों में फंसेंगे ही फंसेंगे और ठगे जाते हैं। खुशी और त्योहार के नाम पर बाजार में लूट मची है। आप सिंपल देखिए, अब मैं बता रही हूँ, मैंने परसों की नरसों मिट्टी का दिया खरीदा। मिट्टी का दिया कितना होता था आप मुझे बताइए, मुझे 2 रुपए का एक मिट्टी का दिया मिला। मतलब मैं देख के चौंक गई कि ये मिट्टी का दिया जो इतना सस्ता मिलता था, त्योहार आते ही ये चीज कितनी महंगी हो गई। हाँ, त्योहार मनाने के ढंग भी उनके अनुसार परिवर्तित हो गया है। जैसे मैंने बताया कि त्योहार मनाने का ढंग भी दीपावली में दीप की जगह इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक लाइटों ने ले ली है। होली में रासायनिक रंगों का प्रयोग हो रहा है, पहले गुलाल का होता था, अब रासायनिक रंगों का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से जो त्योहार मनाने के तरीके हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि मिठाइयों के लिए प्रयुक्त मावा भी बाजार में मिलावटी और कृत्रिम उपलब्ध हो गया। अब देखिए, त्योहार आते हुए टनों खोआ जो है वो मिलावटी मिलेगा। अभी आप देखिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, टीवी देख लीजिएगा, मतलब इतना मिलावटी चीजें मिलने वाली हैं कि मत पूछिए। यही नहीं, शादी तथा सुख दुख के अन्य अवसरों को भी उपभोक्ता संस्कृति ने प्रभावित किया है। प्राचीन समय में जहां हम अपने खुशी गम को एक दूसरे से मिलकर बांटते थे, वहीं आज जन्म हो, मृत्यु हो या आकर्षक सफलता, सभी की बधाई या संवेदना व्यक्त करने के लिए आज फोन, SMS तथा अनेक प्रकार के कार्ड बाजार में उपलब्ध है।
तो जहां हम मिलकर जाकर बधाइयां देते थे, अगर उनको दुख है तो उनके दुख को बांटते थे, आज क्या है, हम फोन पर एक मैसेज कर देते हैं, हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो वो संवेदनाएं भी हमारे अंदर से आजकल की आधुनिकता के कारण खत्म होती जा रही है। प्रश्न संख्या 13 है, उपभोक्तावाद संस्कृति के विभिन्न दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, आप उनका उल्लेख करते हुए इनसे बचने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि दुष्परिणाम कौन से हैं, फिर उनसे बचने का उपाय क्या है। ठीक है, ये दो चीजें। उपभोक्तावाद संस्कृति उपभोग और दिखावे की संस्कृति है। समझ में आया, सिंपल सी चीज है, हर चीज को उपभोग कर लेना और दिखाना, इसकी संस्कृति है। लोगों ने इसे बिना सोचे समझे अपनाया ताकि वे आधुनिक कहला सकें। क्या कहला सके? आधुनिक कहला सकें। इस संस्कृति का दुष्परिणाम सामाजिक अशांति में वृद्धि, समरसता में कमी, विषमता आदि रूपों से सामने आने लगा है। इस कारण सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगी हैं। बात सही है, सामाजिक मर्यादाएं क्यों टूट रही हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम दिखावे पर आ चुके हैं। नैतिक मानदंड कमजोर पड़ रहे हैं। नैतिक मानदंड यानी कि जहां पर हम कोई भी काम करें तो आस पड़ोस वालों के बारे में सोचकर काम करते थे, आज इससे कोई मतलब नहीं। हम आत्म केंद्रित हैं, हम अपने बारे में खाली सोच रहे हैं और लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति के दुष्परिणाम से बचने के लिए क्या है? भारतीय संस्कृति को अपनाए रखना है। हमारी भारतीय संस्कृति हमारे मूल में है, हमें उसे समझना है और उसे अपनाना है। आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधुनिकता बने, पश्चिम संस्कृति को हम आंख बंद करके अपना रहे हैं। हमें ये काम नहीं करना है। हम जो कोई भी चीज़ अपना रहे हैं, आप उसमें देखिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें सोच समझ कर ही करिए। दिखावे की प्रवृत्ति से बचना है। ये एक टेंडेंसी ऐसी है जो हमें अपने आप को तो बर्बाद करती है, समाज को भी बर्बाद करती है। इस चीज़ से हमें हमेशा हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। आवश्यकता अनुसार एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से और उसकी क्वालिटीज़ देखकर ही चीज़ों को खरीदना चाहिए, आंख बंद करके हमें नहीं खरीदना। तो ये तरीके हैं जिनसे हम इन दुष्परिणामों से बच सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गांधी जी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति क्या विचार रखते थे? वे किस संस्कृति के शेकर थे? उनका कहने का मतलब था कि पाश्चात्य संस्कृति को आप देखिए, समझिए, उसके लिए अपने दरवाजे खुले रखिए, लेकिन जो आपके लिए श्रेयकर है, आप अपने मूल से नहीं हटिए। यानी हमारे मूल में हमारी भारतीय संस्कृति है, उसे बनाए रखिए, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाने में कोई भी बुराई नहीं है, ये उनका मानना था। गांधी जी भारत के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति को अच्छा नहीं मानते, यानी कि हर चीज़ को इस्तेमाल करने लगी जो एक टेंडेंसी होती है, उसे वो अच्छा नहीं मानते थे। लोग यह संस्कृति मानवीय गुणों का नाश करती है। हमेशा ध्यान रखिए, मानवीय गुण यानी कि मानवीय गुण का सबसे सर्वोपरि है परोपकार, इस गुण को वो खत्म कर देती है। लोगों में स्वार्थवृत्ति और आत्मकेंद्रितता बढ़ती है, जिससे लोगों में परोपकार, त्याग, दया, सद्भाव, समरसता जैसे गुणों का अभाव होता जाता है। जब हम ये दिखावे की टेंडेंसी में आते हैं तो हमारे अंदर परोपकार, दया, सद्भाव, समरसता जैसे गुण कहीं नहीं रहते। सुख सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग और दिखावा करना मानो इस संस्कृति का लक्ष्य बनकर रह जाता है। इस संस्कृति का लक्ष्य क्या होता है? दिखावा, मेन यही होता है। जितनी जितनी चीज़ें हैं उन्हें हम उपभोग करें और दिखावा करें, बस। सुख शांति का इससे कोई सरोकार नहीं रहता, इससे हमारी नींव कमजोर हो जाती है, जिससे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा एवं चुनौती उत्पन्न हो गई। गांधी जी भारतीय संस्कृति को शेकर मानते थे जो मनुष्यता को बढ़ावा देती है। तो हमारी संस्कृति हमारे लिए सबसे अच्छी, पर हम ये नहीं कह रहे कि दूसरी संस्कृतियों के लिए आप कुछ देखो ही नहीं। बाहर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी देखो, समझो, लेकिन उन चीज़ों को अपनाओ जो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ मिलाप रखती हैं और जो हमारे प्रगति के लिए बहुत कारगर है। ठीक है। उपभोक्तावादी संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। किसी एक व्यक्ति पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। देखिए क्या है,
उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति विशेष को गहराई तक प्रभावित किया है। व्यक्ति इसके चमक दमक और आकर्षण से बच नहीं पाता। बात सही है, कोई भी हो, हम कह रहे हैं कि हम चाहे अपना मन जितना कड़ा करके बाजार में जाएं, हम कहीं ना कहीं इसके आकर्षण में फंस ही जाते हैं। व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकाधिक सुसाधनों का प्रयोग करे, ज्यादा से ज्यादा सुख और साधनों का प्रयोग करे। इसी आकांक्षा में वह वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के वश में हो गया है। क्या हो गया है? मैं ये नहीं देखती कि ये प्रोडक्ट में क्या है, बस मैं उसके आकर्षण में फंस जाती हूँ। इससे उनके चरित्र में बदलाव आया है। विज्ञापनों की अधिकता से व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है जो विज्ञापनों में बार बार दिखाई जाती हैं। व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीदकर अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने लगा है। मतलब वो हमारी हैसियत की नहीं है, लेकिन तब भी हम उसे खरीद के अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 16 है, उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधा अनुकरण हमारी संस्कृति के मूल तत्वों के लिए कितना घातक है? उपभोक्तावाद संस्कृति के आलोक में बताइए। अब ध्यान दीजिए, जो उपभोक्तावाद, इसका हम आंख बंद करके अगर अनुकरण करेंगे तो ये हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के लिए कितना घातक है, ये बताना है। देखिए क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति में कोई समानता नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें सिर्फ जरूरत का उपभोग करने की परमिशन देती है। ठीक है। उपभोक्तावाद संस्कृति क्या कहती है? हर एक चीज का उपभोग करिए, जो चीजें हैं सबका इस्तेमाल करिए। सिंपल सी, इसलिए इनमें दोनों में कोई समानता नहीं है। यह संस्कृति भोग एवं दिखावा को बढ़ावा देती है। हमेशा उपभोक्तावाद संस्कृति हर चीज का भोग करना और दिखाना। ठीक है। हमारे पास बहुत पैसा है, हो चाहे ना हो, मगर दिखाने का एक शौक होता है। जबकि भारतीय संस्कृति त्याग एवं परोपकार को बढ़ावा देती है। मैंने ये चीज बताया, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करना, बाकी दान दे दे। इस तरह हमारी संस्कृति के मूल तत्वों पर प्रहार हो रहा है। इसके अलावा स्वार्थ वृत्ति, आत्म केंद्रिता, लाभ वृत्ति को बढ़ावा उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। सबसे बड़ी चीज है, ये ध्यान रखिए, स्वार्थ वृत्ति। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम आत्म केंद्रित हैं, हम अपने आप पे ही सोचते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें को बढ़ावा देती है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब हम दिखावे के चक्कर में पड़कर त्योहारों और विभिन्न कार्यक्रमों में महंगे उपहार देकर अपनी हैसियत जताने लगते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा है। इसके अलावा इन उपहारों और कार्डों को खुद ना देकर कोरियर आदि से भेजने लगे हैं। एक ये भी बड़ी चीज है, कोरियर का पैसा लगता है। हमारे ये कार्य व्यवहार भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को नष्ट कर रहे हैं। बात सही है। भारतीय संस्कृति में हम व्यक्ति, अब जैसे मैं हूं, मैं अगर किसी को बधाई दूंगी, मैं उससे मिलके, गले मिलकर, उसको बहुत, उसकी खुशियों की भागीदार बनकर अपनी खुशी को जाहिर करूंगी। लेकिन आजकल क्या है कि ठीक है भैया, उनका बर्थडे है, उनको गिफ्ट पहुंचा दो, कोरियर से भेज दिया, हमने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, हो गया हमारी तरफ से काम खत्म। क्या हम उनकी खुशी में शामिल हुए? क्या हमने अपनी खुशी व्यक्त करी? हमने तो अपनी हैसियत बताई कि हमारे पास इतना पैसा था तो हमने आपको उपहार भिजा दिया, हमारे पास अच्छा फ़ोन था, हमने आपको मैसेज कर दिया, हमने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी। लेकिन यहाँ पर हमने भारतीय संस्कृति जो हमें सिखाती है वो तो हमने कहीं फॉलो ही नहीं किया कहीं नहीं किया। प्रश्न संख्या 17 है, समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण आपकी दृष्टि में क्या है? उपभोक्तावाद संस्कृति के पाठ क्या है? मेरी दृष्टि में ये उपभोक्तावाद की संस्कृति ही आक्रोश और द्वेष को बढ़ाती है। क्योंकि क्या होता है भाई, हमारे पास हम दिखाने के चक्कर में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें घर में लगा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से होटल में जा रहे हैं, फोटो खींच के लगा रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं। अब क्या है, हमारे जानने वाले इसको देखकर ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। तो इस तरीके से समाज में ये सारी चीजें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? आक्रोश बढ़ेगा। समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण उपभोक्तावाद संस्कृति को अपनाना है। पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ाने वाली तथा दिखावा प्रधान होने के कारण विशिष्ट जन इसे अपनाते हैं। सबसे पहली बात, जो जिनके पास पैसा है वो लोग इसको अपनाते हैं और महंगी वस्तुओं का उपयोग को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, जबकि कमजोर वर्ग इसे ललचाई नजरों से देखता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको शो करते हैं कि भाई हाँ भाई, हमने आज जो है इतने बड़े होटल में खाना खाया। आजकल का है ना कि भाई स्टेटस लगा देना है।
आप अपनी लोकेशन टैग करनी है, लोकेशन लगानी है, फिर टैग करना है, वो क्यों हो रहा है? ये दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। हम दिखावा कर रहे हैं कि हम इस होटल में गए थे, हम यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रैवल किया था, और जब हमने ये चीज़ लगाई तो जिनकी हैसियत नहीं है कि वो इतने महंगे होटल में जा सकें और हमारे जानने वाले हैं, वो इसे ललचाई नज़रों से देखेंगे और कहीं ना कहीं एक अशांति और आक्रोश का भाव हम दोनों के रिश्तों में आएगा ही आएगा। तो कोशिश करिए, आप घूमिए फिरिए खाइए, आपके पास पैसा है, मगर इसे दिखावे की टेंडेंसी में लेकर मत आइए, नहीं तो ये समाज में आक्रोश और अशांति को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 18 है, खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए किसने कहा है? इसका अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। ये चीज़ गांधी जी ने कही है, खिड़की दरवाजे खुले रखिए। कहने का मतलब है आप दूसरी संस्कृतियों के लिए खिड़की दरवाजे खुले रखिए, लेकिन जो चीज़ फायदे की है उसे ही अपनाइए, ठीक है। भारतीयों द्वारा अंधाधुन पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर पश्चिमी जीवन शैली के उन्हीं अंशों को अपनाना चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए घातक सिद्ध ना हो। हमें भारतीय संस्कृति को बचाए रखना, यानी कि देखिए बहुत सारे देश हैं, उनमें बहुत सारे कल्चर्स चलते हैं, सब कुछ चलता है, उनको आंख बंद करके हमें नहीं अपनाना है। सिंपल सी एक चीज, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनाना है जिससे हमारा प्रगति या विकास हो सके, और उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना जो हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। ये एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में रिश्तों को सर्वोपरि कहा गया है, उन रिश्तों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, यहाँ पर 2 आपके प्रश्न हैं जिनका आंसर लगभग एक ही रहेगा। क्या है? विज्ञापन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ये क्वेश्चन। अब अथवा करके दूसरा क्या है, विज्ञापनों की अधिकता का हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उपभोक्तावाद संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए। सिंपल है, विज्ञापन आजकल जो इतना आ रहे हैं इसका हमारी जीवन शैली पर क्या असर हो रहा है। विज्ञापनों की भाषा बड़ी ही आकर्षक और भ्रामक होती है, बात तो सही है, हम तो फंस जाते हैं। आज उत्पाद को बेचने के लिए हमारे चारों ओर विज्ञापनों का जाल फैला है, हमारे चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन फैले। इसके प्रभाव में आकर हम विज्ञापित वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं, बात सही है। जो चीज़ विज्ञापन में दिखाई जा रही है हम उसका उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। अब वस्तुओं के चयन में गुणवत्ता पर ध्यान न देकर विज्ञापनों को आधार बनाया जा रहा है। क्या हो रहा है, हम गुणवत्ता, हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं कि हम किसी भी तरीके से उस चीज़ का उपयोग कर लेते हैं। विज्ञापन एक चीज़ है, इन विज्ञापनों को इसीलिए आकर्षक बनाया जा रहा है, हम ये देखते ही नहीं है कि उसकी क्वालिटी क्या है, बस वो सामान ऐसा है हमें खरीद लेना, वो वैसा है हमें खरीद लेना, हमें इसका इस्तेमाल करना है। प्रश्न संख्या 20 है, पुरुषों का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार बताइए। पहले क्या होता था, साज सजावट के लिए पहले स्त्रियां ही मानी जाती थी, आजकल आदमियों के लिए भी बहुत प्रोडक्ट्स निकलने लगे, तमाम तरह की क्रीम है, शेविंग क्रीम है, आप देख लीजिए, और टैनिंग के लिए है, ना जाने कितने प्रोडक्ट्स आ गए हैं आदमियों के लिए भी। तो देखिए क्या है, पुरुष पहले प्रायः तेल और साबुन से काम चला लेते थे, बात सही है, वो लोग इतना मेकअप वगैरह नहीं करते थे, परंतु उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण उनका झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है। अब वे आफ्टर शेव और कोलोन का प्रयोग करने लगे। पहले क्या, दाढ़ी बना ली, बढ़िया एक फिटकरी लगा ली, काम खत्म हो गया, लेकिन अब आफ्टर शेव लगा रहे हैं, कोलोन लगा रहे हैं, बढ़िया। अरे मर्दों की मतलब मेंस फेयरनेस क्रीम आप ले लीजिए, तरह तरह के परफ्यूम्स ले लीजिए, और ना जाने कितनी क्रीम्स हैं, क्या 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 नहीं, आप विज्ञापन देखिए ना, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, आ गए कि नहीं। तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति के चक्कर में इतना विज्ञापन आता है और ये सारे लोग अब इस चीज़ को इस्तेमाल करने लगे। तो आदमियों में भी अब सौंदर्य को लेकर झुकाव बढ़ने लगा है। तो ये था हमारा चैप्टर, जो थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगा होगा, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि एक निबंध के रूप में है तो थोड़ा मुश्किल लगना लाजमी सी बात है, लेकिन हैव पेशेंस, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अपने आप समझ आएंगी। ये वही चीज़ें हैं जो हमारे रेगुलर बेसिस में हमारे आसपास हो रही हैं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, जो मैंने हर घड़ी आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।